नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि द्विक लवण क्या होता है। हमने देखा फिटकरी और मोहर लवण और मोहर लवण द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। हमने देखा इनका जल वियोजन, अर्थात जब हम फिटकरी को जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं। देखिए, फिटकरी का सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O होता है। जब हम इसको जल में घोलते हैं, ध्यान देना, ये फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी जब हम इसको जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं। क्या आयन मिलेगा? K+, उसके बाद हमको मिलेगा Al3+, साथ ही साथ हमको मिलेगा तथा SO4 माइनस ये आयन मिलेंगे। और इसके बाद हमने मोहर लवण को देखा था। मोहर लवण, इसका सूत्र FeSO4, और उसके बाद हमने देखा था FeSO4 हो गया, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इनको जब हम जल में घोलते हैं तो हमें मिलेगा Fe++ और मिलता है NH4+, साथ ही साथ SO4 माइनस ये हमको मिलता है। तो हमने इसको देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि संकर यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं, इसको भी हमने समझा था। ऐसे यौगिक जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम उपसह संयोजन यौगिक, संकर यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे FeCN6। अब हम इसे समझते हैं कि Fe ये है आपका Fe। ऐसे यहाँ पर क्या रहेगा? CN। तो ये क्या है? FeCN6 एक संकुल यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु है। और इसके बाद आप ध्यान देना कि जो CN है ये क्या है? ये लिगेंड है। तो आइए अब हम केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा को समझते हैं। आप कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः धातु होते हैं और ये संकुल यौगिक में बीच में या केंद्र पर पाए जाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः धातु होते हैं और ये संकुल यौगिक में बीच में या केंद्र पे पाए जाते हैं। और ये धातु द्विसंयोजकता या डाईवैलेंसी को शो करते हैं। और एक केंद्रीय धातु परमाणु से कई सारे लिगेंड जुड़े रहते हैं। एक केंद्रीय धातु परमाणु से कई सारे लिगेंड जुड़े रहते हैं। तो हमने केंद्रीय धातु परमाणु को धातु
धातु परमाणु परमाणु को समझा। अब हम समझेंगे, तो ये हमने पहला पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट आज समझेंगे लिगेंड। लिगेंड ये क्या होता है? देखिए, आप कहेंगे लिगेंड प्रायः उदासीन, लिगेंड प्रायः उदासीन अणु आयन या परमाणुिक समूह होते हैं। लिगेंड लिगेंड उदासीन, ऋणात्मक आदि प्रकार के होते हैं और ये अणु आयन या समूह होते हैं। लिगेंड किससे जुड़े रहते हैं? लिगेंड हम जानते हैं, इस उदाहरण में देखिए हम जान रहे हैं या देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। Cn हमारा लिगेंड है, ये Cn लिगेंड है, सब किससे जुड़े हुए हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं। अतः आप यह भी कह सकते हैं कि लिगेंड वे अणु आयन या परमाणु होते हैं, लिगेंड वे अणु आयन या परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। ये उदासीन होते हैं या ऋणात्मक आवेशित होते हैं या ऋणात्मक आवेश होता है, लिगेंड कहलाते हैं। तो हमने लिगेंड को देखा। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। किसका? लिगेंड का वर्गीकरण। तो आइए हम लिगेंड का वर्गीकरण करते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला आवेश के आधार पर। पहला क्या है? आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भागों में पुनः बांटा गया है। आवेश के आधार पर लिगेंड को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड वे लिगेंड जिन पर धनावेशित या धनात्मक आवेश होता है। वे लिगेंड जिन पर धनावेशित या धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अर्थात NO+, उसके बाद है NH2, NH3+। ये क्या है? धनात्मक लिगेंड के उदाहरण है। अब उसके बाद दूसरा जो है B में हम देखेंगे ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर ऋणात्मक या ऋण आवेश पाया जाता है। ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर ऋणात्मक या ऋण आवेश पाया जाता है। अब हम इनको देखते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और CN। ये क्या है? ऋणात्मक लिगेंड हैं। अगला जो वर्गीकरण है इसमें, मतलब इसका अगला भाग है वह है उदासीन लिगेंड। अब प्रश्न उठता है कि उदासीन लिगेंड क्या होता है? देखिए, उदासीन लिगेंड वे लिगेंड होते हैं या ऐसे लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है और ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। जैसे H2O, CO, NH3 और NO आदि। ये क्या हैं आपके? ये सभी H2O, CO, NH3, NO ये सभी आपके कैसे लिगेंड हैं? ये उदासीन लिगेंड हैं। ये महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार इसका वर्गीकरण पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा भाग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बंध बनाने की प्रकृति के आधार पर या इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे बंध बनाने की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, बंध बनाने की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए, बंध बनाने की प्रकृति के आधार पर देखेंगे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं।
इसके आधार पर लिगेंड को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसके आधार पर लिगेंड को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। अब आप ध्यान से सुनिए, एक दंती लिगेंड क्या होता है। आप कहेंगे एक दंती लिगेंड वे लिगेंड या ऐसा लिगेंड। देखिए, एक दंती लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। फिर से सुनिए, एक दंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे होगा आयोडीन। साथ ही साथ हम देखेंगे शीयन। ये आपके क्या हैं? ये आपके ऐसे लिगेंड हैं जो क्या कर सकते हैं, केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। इनकी रचना को हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार इनकी रचना को हम लिखते हैं। यहाँ पर आयु मतलब आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक हो गया, एक ये हो गए, और इसके पास भी उसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 2 यहाँ पर रहेंगे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पे 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। माइनस आवेश सब पर रहेंगे, ऋणात्मक आवेश रहेगा। तो हमने इसकी संरचना को समझा। अब उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे द्विदंती लिगेंड। दंती लिगेंड आप कहेंगे ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ एक साथ दो उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ और एक ही साथ 2 उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे CH2 NH2, फिर करेंगे CH2 NH2। ये द्विदंती लिगेंड का उदाहरण है। उसी प्रकार हम देखेंगे एक और, यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर होगा कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन। और हम देख रहे हैं इसमें कि अब देखिए, ये भी ऑक्सीजन रहेगा और ये भी ऑक्सीजन रहेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास? इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें लगा दिया या रख दिया। तो हम इसको देख रहे हैं द्विदंती लिगेंड। अब हम पढ़ेंगे त्रिदंती या बहुदंती लिगेंड। अगला है बहुदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। आप कहेंगे ऐसे लिगेंड या वह लिगेंड जो धातु आयन के साथ, ऐसा लिगेंड जो धातु आयन के साथ 3 या 3 से अधिक उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। क्या? उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उसे हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका SCN और माइनस और NO2 माइनस, ये इसके उदाहरण है। तो आप एक बार पुनः ध्यान दें, बहुदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो धातु आयन के साथ 3 या 3 से अधिक बंध को बना सकते हैं। उन्हें हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं, जैसे SCN माइनस, NO2 माइनस आदि। अगला हम पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे हम उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड। देखिए, आप कहेंगे उभयदंती लिगेंड
ऐसे लिगेंड होते हैं, उभयदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो दोनों सिरों से जुड़ सकते हैं। उभयदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो दोनों सिरों से जुड़ सकते हैं, जैसे यस सी यन। इसका मतलब ये है कि यह दो प्रकार से कैसे जुड़ेगा। तो देखिए, यह कभी कभी मेटल के साथ मतलब धातु से भी जुड़ जाता है, यह कभी कभी धातु से भी जुड़ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि यह सल्फर से भी जुड़ जाता है। किससे? सल्फर से भी जुड़ जाता है। तो आप कहेंगे उप या उभयदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो दोनों सिरों से जुड़ सकते हैं, जैसे यस सी एन। तो हमने इसको देखा। अब हम पढ़ेंगे वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत। आगे हम क्या पढ़ेंगे? वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत। तो अभी तक जो हमने देखा, अगर इसमें आपको समस्या हो, आपको न समझ में आए, तो आप शिकायत करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम जो नई हेडिंग पढ़ेंगे वह है वर्नर का उपसहसंयोजी, वर्नर का सिद्धांत। सीधा आप कहिए सिद्धांत। आप कहेंगे वैज्ञानिक। कौन? वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर। तो पुनः ध्यान दें, हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय? वर्नर का सिद्धांत। इसे वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत भी कहते हैं। वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने धातु आयन या संकुल आयन की संरचना को विस्तार से समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो बिंदु आते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो बिंदु आएंगे उनका हम अब अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु इनके अनुसार है कि केंद्रीय धातु, देखिए, किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वह द्विवैलेंसी या डाईवैलेंसी को दर्शाते हैं। किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वह द्विसंयोजकता या डाईवैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला इन्होंने ये बताया। दूसरे भाग में या दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होती है, अभी तक आपने पढ़ा कि ये दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाते हैं। तो उसमें जो संयोजकता है वह है प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। ये आपने पढ़ा। तो देखिए, इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया उसमें बताया कि जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें जो प्राथमिक संयोजकता होती है, क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं, होती है वह, देखिए, किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित जो उसके केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह ऋणावेशित आयनों परमाणुओं या अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तो आप कहेंगे दूसरे पॉइंट में आप कहेंगे कि किसी भी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक परमाणुओं, समूहों या अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा पॉइंट आप कहेंगे, देखिए, कि केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकता, इस बार हम इसकी बात कर रहे हैं। संयोजकता उदासीन अणुओं या धनायनों द्वारा संतुष्ट होती है।
धातु की, केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणुओं या परमाणुओं या धनायनों द्वारा संतुष्ट होती है। बर्नर ने जो अगला पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट बताया, उन्होंने कहा कि जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होती है, धातु की प्राथमिक संयोजकता होती है, उसके द्वारा जब हम ऋणात्मक लिगेंड को जोड़ते हैं या ऋणात्मक लिगेंड समूह को या परमाणु को जोड़ते हैं तो उसे हम सीधी रेखा द्वारा जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीधी रेखा द्वारा जोड़ते हैं। सीधी रेखा ऐसे रहेगी आपकी, सीधी रेखा या रेखा द्वारा जोड़ते हैं। लेकिन पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि धातु की द्वितीयक संयोजकता को, धातु की द्वितीयक संयोजकता से जुड़ते हैं जो लिगेंड या उदासीन परमाणु, जो लिगेंड उदासीन परमाणु या धनात्मक परमाणु जो भी जुड़ते हैं उन्हें हम डॉट लाइन द्वारा या टूटी रेखा, डॉट लाइन या टूटी रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक बार पुनः ध्यान दें कि जो धातु की, केंद्रीय धातु की प्राथमिक संयोजकता होती है वह किससे संतुष्ट होती है? ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती है और उसके बीच में जो बंध बनता है उसे हम सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। और जो धातु की या केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकता होती है उसके बीच लिगेंड जुड़ता है और जो लिगेंड जुड़ता है वह किस प्रकृति का होता है? या तो उदासीन होगा या तो धनात्मक होगा। ये जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसके बीच जो बंध बनता है वह कैसे बनता है? आपका टूटी रेखा द्वारा या डॉट लाइन द्वारा बंध बनता है। तो हमने इसको देखा। अब इसका हम उदाहरण समझते हैं कि कैसे जो हमने ये बात कहा ये आपकी समझ में आई। तो देखिए, वर्नर के सिद्धांत को आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इसे नहीं कर पाएंगे। हम तो समझाने के लिए आए हैं, हम समझा देंगे, लेकिन आपको रियल में देखिए याद करना होगा। याद करेंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक यौगिक है COCl3 इंटू 6NH3। अब ये हमारे पास यौगिक है, इसमें देखना है प्राथमिक संयोजकता कौन है और द्वितीयक कौन है। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? CO है। अब यहाँ पर Cl मतलब जो ऋणात्मक आवेश के होंगे उनके लिए आप टूटी रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। जो ऋणात्मक आवेश के लिगेंड होंगे उनके लिए आप टूटी रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे डॉट लाइन, यहाँ पर ऐसे डॉट लाइन, यहाँ पर ऐसे डॉट लाइन, ये बनाएंगे आप। और उसके बाद देखिए, एक डॉट लाइन यहाँ पे, एक डॉट लाइन यहाँ पे कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर? NH3 डॉट लाइन पर NH3। तो आपने देखा ये जो क्लोरीन है यह ऋणात्मक बेसिस होता है। ये जो क्लोरीन है यह ऋणावेशित होता है, ऋणात्मक लिगेंड युक्त होता है। इसलिए हमने देखा कि इस पर हमने क्या किया? सीधी रेखा का प्रयोग किया, सीधी रेखा को बनाया। जबकि ये उदासीन अणुआयन या लिगेंड होते हैं, इसलिए हमने NH3 को डैश लाइन द्वारा या टूटी रेखा द्वारा दर्शाया। तो यही वर्नर ने बताया था। इसको हम एक उदाहरण से और समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है एक इसी प्रकार का यौगिक है CO, देखिए COCl3 इंटू 6H2O। अब इसको आपको करना है तो क्या करेंगे आप? CO को बीच में लिख दीजिए, Cl 3 बार है आप जोड़ लीजिए, Cl। अब टूटी रेखा द्वारा लिखिए H2O को, क्योंकि H2O क्या है? उदासीन अणु है। ऐसे आप बना लीजिए इसको, H2O और H2O। उसके बाद एक H2O आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो आपने क्या देखा? सॉरी, ये टूटी रेखा द्वारा होगा, ऐसे टूटी रेखा द्वारा होगा। तो ये क्या है? आपका प्राथमिक संयोजकता से जुड़े जो भी परमाणु हैं उनके बीच में जो उपसंयोजी बंध बन रहा है वह कैसा होगा? वह बंध हमारा, ध्यान से देखिए कैसे होगा, वह बंध होगा आपका रेखा द्वारा। इसमें टूटी रेखा नहीं होगी, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता द्वारा बंध बन रहा है उसमें टूटी रेखा होगी। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है, इसे पढ़ते रहिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज हमने इतना पढ़ा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे EAN अर्थात प्रभावी परमाणु
क्रमांक। तो पढ़ते रहिए, जो सुनना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।